है एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो कंटिन्यू हमारा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम का वन को वन शॉट में देखा था। यूनिट 2 बड़ा चैप्टर है, थोड़ा वास्ट है, तो इसे हम लोग डिवाइडेड फॉर्म में देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 4 तक डिस्कस कर लिया है। चाहे स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकल, मोटिलिटी, कोलोनाइजेशन, सारा चीज़ हम लोगों का डिस्कस हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स देखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम लोग कर्व्स के थ्रू देखेंगे, साथ ही साथ कैसे ये अफेक्ट हो सकता है वो देखेंगे। और ये बेसिकली बीएससी नर्सिंग का आईएनसी वाला सिलेबस है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बहुत लोगों का मेरे पास डाउट रहता है, दीदी हम पढ़ सकते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये जो आईएनसी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाती हूँ। सो आप देख सकते हो, सब अलग प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके देख सकते हो पूरा वीडियो को। रिकमेंडेशन है कि आप फ्लो में देखना वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोब्स के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्यों आपको नर्सिंग में पढ़ना है, ये सब जान पाओगे, तभी आप अच्छे से लर्न कर पाओगे। इन सब का नोट्स अगर आप नहीं बना सकते हो तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स, अगर आपको लेक्चर देखने में नींद आती है तो वो आप प्रेफर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख सकते हो। सबका नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें पूरा अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस का हर एक टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर यूनिट में रहेगा। और सबसे उसका अच्छा फीचर है कि वो क्वेश्चन बैंक लाइन भी रहेगा, मतलब 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब से सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ है, और साथ ही साथ उसका आंसर कि कैसे लिखना है, कहाँ पे कौन सा टॉपिक शामिल करना है। आप 3 घंटे में वो चीज़ को मैनेज कर पा रहे हो, मतलब ये तो 1.5 आवर का ही रहेगा, तो आप उतना देर में कर पा रहे हो कि नहीं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा आपको पे करना पड़ेगा। व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके सीधा आप उस पीडीएफ पे पहुंच सकते हो। सो ये था पीडीएफ एंड जनरल इंट्रोडक्शन। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब। सबसे पहले माइक्रोबियल ग्रोथ देख लेते हैं, कैसे वो अपनी संख्या को बढ़ाएगा, कैसे वो हमारे बॉडी को फिर आगे जाके इनका कैसे कैसे ग्रोथ होगा, कैसे कैसे ये डेथ होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब ग्रोथ, इसकी नंबर को ग्रोथ होने के लिए बेसिकली रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है, तो वो रिप्रोडक्शन को भी देखेंगे। सो माइक्रोबियल ग्रोथ मीन्स क्या, द क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। क्वालिटी में बेसिकली हम लोग देखते हैं उसकी गुणवत्ता को, क्वांटिटी में उसके नंबर को देखते हैं, तो इसमें बेसिकली हमें नंबर को ही देखना है। द क्वांटिटेटिव फिनोमिना दैट इन्वॉल्व इंक्रीज इन द नंबर नोट अ साइज। इसमें आपको बैक्टीरिया का या फिर कोई भी माइक्रोब्स का कितना ग्रोथ, उसका साइज, सेल का कितना ग्रोथ हो रहा है वो नहीं देखना है, बेसिकली ये कितना नंबर में बढ़ रहा है ये हमें देखना है इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ में। इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट लीडिंग टू कॉलोनी फॉर्मेशन। सो कॉलोनाइजेशन क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे। सो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंट भी चाहिए, जैसे कि हम लोग देखे थे कि पीएच सब सही होना चाहिए तभी ये ग्रोथ कर पाएगा। सो इसमें अपनी संख्या को बढ़ाना, यही है हमारा ग्रोथ। तो अब संख्या को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन ही करेगा, तभी बेसिकली इसकी संख्या बढ़ेगी, चाहे वो सेक्सुअल एसेक्सुअल। बेसिकली माइक्रोब्स में तो सेक्सुअल नहीं, एसेक्सुअल ही मेनली देखा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है एक मेथड है जनरेटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बाय अ पेरेंट देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन का सबको मतलब पता है कि एक पेरेंट से जनरेट करना सिमिलर ही अलग इंडिविजुअल को। सो क्या है रिप्रोडक्शन अगर यूकैरियोटिक माइक्रोब्स में देखें, क्योंकि मैं आपको पहले वाली वीडियो में बताई थी कि इस चैप्टर का हीरो तो बैक्टीरिया है, लेकिन भाई जो भी यहाँ पे जो यूकैरियोटिक बेसिकली जो फंजाई या फिर प्रोटोजोआ, उस सब भी है, तो उनका भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वैसे देखना तो हमें बैक्टीरिया का ही, और एग्जाम में बैक्टीरिया का ही पूछता है, लेकिन नॉर्मल सी बातें पता होनी चाहिए कि यूकैरियोटिक जो फंजाई एंड प्रोटोजोआ है वो सिंपल और एक एल्गी रिप्रोड्यूस बाय अ बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रोसेस। और एसेक्सुअल में क्या आता है, माइटोसिस, जो कि हम लोग, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको याद दिलवा देती हूँ। फिजियोलॉजी में हम लोगों ने जब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने माइटोसिस और म्यूसिस को देखा था। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल जो है वो 2 सिमिलर में बदलेगा, कोई भी, जैसे अगर 2n क्रोमोजोम है तो ये 2n ही रह जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। और वही मियोसिस में क्या था कि ये सेक्सुअल में आता है, जिसमें अगर 2m है तो क्रोमोजोम की संख्या n हाफ हो जाती है। तो ये यूकैरियोटिक के लिए है, लेकिन हमें बेसिकली बैक्टीरिया का देखना है, तो हम लोग आगे देखें। सो जो बैक्टीरिया जो है, हाउ एवर बीइंग अ प्रोकैरियोटिक नेचर रिप्रोड्यूस डिफरेंटली। फर्स्ट वीडियो से ही हम लोग समझ रहे हैं प्रोकैरियोटिक है, इसमें जो भी ऑर्गेनल्स है वो अच्छे से
सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, सिंपल स्ट्रक्चर होता है सेल का। तो इनका रिप्रोडक्शन का नेचर है वो थोड़ा डिफरेंस है। तो मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन अगर देखें तो सबसे पहले एसेक्सुअल मेथड आएगा, इसके बाद पैरासेक्सुअल मेथड, जो कि उसे ना तो सेक्सुअल बोल सकते हैं ना एसेक्सुअल बोल सकते हैं। सो सबसे पहले एसेक्सुअल देख लेते हैं। इसमें बाइनरी फ्यूजन आएगा। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि जो एक सेल है वो कैसे फाइनली दो आइडेंटिकल डाउटर सेल में बदलेगा। रेप्लिकेट डीएनए स्ट्रैंड दे मूव द अपोजिट एंड ऑफ सेपरेटली। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि इसमें क्रोमोजोम है बेसिकली इस तरह से। पहले ये थोड़ा इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, 2 डीएनए बनेगा, और इसके बाद जो साइटोकाइनेसिस 11th क्लास में ही आप पढ़े होंगे। साइटोप्लाज्मा जो अंदर होता है अगर उसका डिवीजन हो साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, और वही सेल का डिवीजन फाइनली हो जाए तो उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, प्लाज्मा इधर से उधर हो रही है जेनेटिक मटेरियल को लेकर, और फाइनली ये 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जा रहा है। ये क्या है, ये है बाइनरी फ्यूजन, 2 में बदल गया। अब एक क्वानिडिया आता है जो कि स्टेप 2 जो माइसिस है उसमें देखा जाता है फ्रैगमेंटेशन, मतलब कि टूटना। इसमें जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि यहाँ पे पहले ये इस तरह से रहेगा और फिर ये अलग जितना होगा ये सबसे फिर अलग माइक्रोब्स बेसिकली बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो ये क्वानिडिया जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बडिंग में क्या होगा कि स्मॉल बेसिकली प्रोट्रूड फूला हुआ पार्ट दिखेगा और वो न्यूट्रिएंट ये सब लेके बेसिकली बड़ा हो जाएगा और फिर वो डिटैच हो जाएगा पेरेंट से। तो क्या बोलता है, स्मॉल प्रोट्रूड्स, जो फूला हुआ पार्ट आउट ग्रोथ ऊपर की ओर आएगा उसे हम लोग बर्ड बोलते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को बडिंग बोल रहे हैं। डेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल से फिर अलग हो जाता है और वो फिर उसके अंदर इतनी है कैपेसिटी कि वो एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा पैरासेक्सुअल मेथड। तो इसमें एसेक्सुअल मेथड में बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, एकदम हूबहू इसी के जैसा इसका इसका जो डाउटर सेल है वो दिखेगा। लेकिन इसमें जेनेटिक वेरिएशन आएगी, लाइक हम ह्यूमन बीइंग में जैसे जेनेटिक वेरिएशन आता है। तो इसे सेक्सुअल भी नहीं है, मतलब अननेचुरल टाइप्स का इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जिसे पैरासेक्सुअल बोलते हैं। सो ये क्या है, इसमें 3 है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि डीएनए जो है एक बैक्टीरियल सेल का गेट इनटू सेल अनदर बैक्टीरिया, किसी और का सिर्फ फ्रैगमेंट के रूप में इस बैक्टीरिया के अंदर आके और फिर इसके अंदर मतलब ये मिल गया। तो जो अलग इससे जो बैक्टीरिया अलग जो ये बैक्टीरिया बनाएगा उसके अंदर क्योंकि इसका भी है और इसका भी है तो जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी। और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है जो कि पैरासेक्सुअल में आता है। एसेक्सुअल में आपने कहीं भी नहीं देखा था कि जेनेटिक, क्योंकि कहीं और से जीन आया ही नहीं, तो ये कहीं और से आया तो इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में बस एक ही बात को याद रखना है आपको कि बैक्टीरियोफाज एक होता है जो कि बेसिकली बैक्टीरिया को मारने के लिए उसके पास जाता है। सो जब जाएगा तो उसका कुछ जेनेटिक मटेरियल ये ले लेता है और जब दूसरे बैक्टीरिया के पास आएगा तो वो उस तरह से उसको जेनेटिक मटेरियल देने की वजह से ये क्या बोलता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर्ड बैक्टीरियोफाज फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर रैंडमली, मतलब ऐसा सोच समझ के नहीं उसको मारने गया था बट उसका आ गया। तो ये जब इसके पास इसको मारने आया, इसके पास बैठा तो इसके पास इसकी जेनेटिक मटेरियल आएगी। अब बताओ, अब इसके अंदर क्योंकि आ गया है तो इसके बाद इस बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया के पास बैक्टीरियोफाज की वजह से आया तो अलग जो बैक्टीरिया बनेगी उसके अंदर तो वेरिएशन आएगा, जेनेटिक वेरिएशन। सो ये था ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट हम लोग कॉन्जुगेशन देखते हैं। कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि बेसिकली इसमें मिलेंगे 2 बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया मिलेगा फिर इस तरह से ये यहाँ इस जेनेटिक मटेरियल जाएगा और जेनेटिक मटेरियल जाकर फिर ये अलग हो जाएगा। सो क्या बोलता है, रिप्रोडक्शन जो है यूजुअली पोजेस 2 फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो कि एक डोनर होगा, ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है, और इस तरह से इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। तो ये प्रोसेस जो है वो पैरासेक्सुअल है, पैरासेक्सुअल मेथड है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के लिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं,
ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ग्रोथ में हम लोग देखें कि नंबर को इंक्रीज करवाना है, उसको साइज के छोड़कर। तो जब नंबर इंक्रीज करवाना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, तभी तो नंबर वो चेंज करेगा। तो रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे है? तो एक ए सेक्सुअल होता है और एक पैरासेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल में कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा और इसमें जेनेटिक वेरिएशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें दो बैक्टीरिया मिल रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, या तो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल चला जा रहा है या फिर वो खुद से यहाँ पे कॉन्जुगेशन पास आके भी वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे सेल का इंक्रीज हो सकता है, जो कि ग्रोथ, बैक्टीरिया का ग्रोथ कहलाएगा। अब बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छा ग्राफ बनता है, और अगर एग्ज़ाम में पूछा तो एग्जामिनर का मेन फोकस रहेगा आपके पन्ने पलट के वो ये इस ग्राफ को ढूंढेगा। आप आगे कुछ भी लिख दो लेकिन ये चीज़ें बनाना बहुत ज़रूरी है। अरे बहुत ईजी, हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। एक कर्व बताएगा क्या कि फ्यू और वन, चाहे वो कुछ बैक्टीरिया हो या फिर काहे ना एक ही बैक्टीरिया हो, पुट इन अ कल्चर मीडियम। आगे हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया का कल्चर किया जाता है, जिससे वो बैक्टीरिया को मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट देके, उसको न्यूट्रिएंट देख के उसको बहुत सारा ग्रोथ करवाना। तो चाहे वो 2-3 को आप ग्रोथ करवाओ या फिर एक भी को भी अगर कल्चर मीडियम में रखोगे तो वो ग्रोथ कर जाएगा। ये रिप्रोड्यूस करता है बैक्टीरियल दस फॉर्मेट फॉलो सिक्वेंशियल पेस थ्रू स्पेशली 4 मेजर फेज। मतलब इस तरह से आप रखोगे ना, और आप मतलब स्टडी करोगे ग्राफ बनता क्यों है, स्टडी ही तो किया जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली अलग अलग फेज देखने को मिलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन कैन बी प्लॉटेड ग्राफिकली। मतलब कि आप उस कल्चर में रखे थे तो क्या उसके अंदर सिक्वेंशियल चेंजेस आ रहा है, वो ग्राफ प्लॉट करके देखना, वही बेसिकली है ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। सो क्या बोलता है कि नोन एज ग्रोथ कर्व, इसी को हम लोग ग्रोथ कर्व बोलते हैं, कि इस किसी कल्चर मीडियम में रखे वो कैसे आगे सिक्वेंशियली बढ़ रहा है, वो प्लॉटेड वे में देखना ग्रोथ कर्व है। क्या होता है? 4 मेजर फेज है, जिसमें पहला आता है लैग फेज। लैग का मतलब क्या है? लैग जब भी आप सुनते हो तो मतलब रुक जाना, थोड़ा सा रुकना, जैसा देर करना, देर लगना। लॉग, लॉग में मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। स्टेशनरी में फिर रुकेगा और फिर डेथ फेज आ जाता है। बेसिकली कैसा दिखेगा? लैग फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया के पास बहुत कम एंजाइम ये सब उस टाइम पे वो बनाते रहता है। मतलब आप तुरंत मीडियम दिए ही तो कितना ही ग्रोथ करेगा। लाइक ये मेरे पास पूजा का एक प्लेट था जिसमें प्रसाद थी, तो जब ये यहाँ पे मैं रखी थी, जब फर्स्ट टाइम रखी थी तो सिर्फ एक ही 2 चींटियाँ, इसको आप माइक्रोब्स मान लो या फिर बैक्टीरिया मान लो, तो एक ही 2 चींटियाँ आई होंगी। लेकिन जब मैंने बहुत देर छोड़ दिया तो बहुत सारी चींटियाँ आ गई और बहुत हो गया। लेकिन आपको देखने की मतलब लैग फेज में तो ये जब आया तो कम कम आया, मतलब लोग आ ही रहे थे इसका गंध सुन के, बस समझने की आप कोशिश करना। इसके बाद लॉग फेज आया। लॉग फेज में ऐसा फेज कि मतलब कुछ देर छोड़ने के बाद बहुत सारे जो चींटियाँ थी वो इसमें आ गई। अब एक आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि मतलब ऐसा आप मान लो कि बहुत सारे लोग मतलब बहुत देर तक रह गए, तो कुछ लोग लाइफ स्पेन जब ख़त्म होगा तो ये मरने लगेंगे, तो जितना आ रहे हैं उतना मर भी रहे हैं, ऐसा स्टेशनरी फेज होता है। एक आता है डेथ फेज। डेथ फेज में क्या होगा कि मतलब ये जो हमारे पास जो भी प्रसाद यहाँ पे आपको दिख रही है वो ख़त्म अगर हो गई, अब लिमिटेड अमाउंट में ही रहेगा, 4-5 दिन तक अगर मैं छोड़ दूँ तो ख़त्म तो होगा। तो अब जो भी यहाँ पे चींटियाँ आएंगी उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगी ना। तो उस तरह से बैक्टीरिया का भी होता है, तो वो डेथ फेज कहलाता है। वही एक एक करके अब वर्ड्स में देखते हैं हम। चलिए हम लोग वर्ड्स में देखते हैं। सबसे पहला लैग फेज। लैग फेज में हमने क्या देखा कि जब मैं प्रसाद का प्लेट जब गॉड जी के पास से उठा के रखी थी तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो आए थे तो सबको फिर गंध से और सारी मतलब सिर्फ आ ही रहे। सो क्या बोलते हैं न्यू फ्रेश कल्चर मीडियम। जैसे आप लोग कल्चर मीडियम बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी, बस यहाँ पे आप टर्म्स देख लो आगे वाली वीडियो में। सो सिंथेसिस ऑफ मेनी बैक्टीरियल कंपोनेंट एंड एंजाइम। उस टाइम पे क्या होता है कि बैक्टीरिया जब उस कल्चर मीडियम पे आते हैं तो आगे वो तो चींटियाँ आने की बात थी, लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात है। रिप्रोडक्शन का बेसिकली ग्रोथ रिप्रोडक्शन के थ्रू ही तो होगी। तो ये कैसे करेगा? क्योंकि आप लिमिटेड अमाउंट में, जैसे मेरे प्रसाद में तो बहुत सारी चींटियाँ के लिए जगह था कि वो इधर इधर से आ रही थी, लेकिन आप जब कल्चर मीडिया लेते हो तो उसमें 1 या फिर 2 जितना भी लिमिटेड डाल देते हो, तो अब वो बेसिकली वहाँ पे रिप्रोडक्शन करके ही बढ़ता है। तो पहले रिप्रोडक्शन सिंथेसिस ऑफ पहले वो कंपोनेंट एंजाइम से सब बनाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी नोट डिवीजन, वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, बहुत सारी एनर्जी का काम होगा ताकि बैक्टीरिया जो भी हो आगे ग्रोथ करने के लिए। नोट डिवीजन और नोट बैक्टीरियल नंबर इंक्रीज, यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं होगा बैक्टीरिया में और ना ही नंबर इंक्रीज होगा। सेकेंड जो है लॉग फेज, इससे एक्सपोटेंशियल फेज बोलते हैं। बहुत सारी यहाँ पे बढ़ेगी। क्या होगा? स्टार्ट डिवाइडिंग एक्सपोटेंशियल डबलिंग देमसेल्फ, मतलब आप 2 रखें 4 हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत बढ़ेंगे। जनरेशन टाइम मिनिमम ग्राफ स्ट्रेट अप। अब ग्राफ देखना जरूरी है। ये ग्राफ आप देख रहे हो स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, सीधा दुगना
या फिर दूना से भी ज़्यादा आपको दिख रहा है। सो ये था हमारा स्टेशनरी फेज, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ये सब सभी बना लिया था। नेक्स्ट आता है ये स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी स्टेशन पे आप क्या करते हो, जाके रुकते हो। तो क्या बोल रहा है, द ग्रोथ स्लो डाउन एंड जो भी बिकॉज डेथ ऑफ फ्यू सेल, कुछ सेल मरने लगते हैं। डिप्लीवेशन लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड ही होता है तो वो ख़त्म होने लगती है। डिवाइडिंग सेल बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ डाइंग सेल मेकिंग ग्राफ कांस्टेंट, मतलब कि न्यूट्रिएंट ख़त्म हो रहा है तो वो जितना मतलब रिप्रोड्यूस हो रहा है उतना आप मर भी रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको चिटिया वाला बताई थी, तो वो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है अगर ख़त्म होने लगेंगे तो कुछ तो यहाँ पे मरने ही लगेंगे, कुछ अगर आ रहा है तो कुछ यहाँ पे खाते खाते अब उनको मिल नहीं रहा है तो वो मरने लगेगा। तो इस तरह से ये स्टेशनरी फेज है, क्योंकि ग्राफ में एकदम रुकावट आ गई है, अब वो बढ़ेगा नहीं, ना तो सेल, ना तो वो डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड जितना हो रहा है उतना ही मर भी जा रहा है, तो ना तो ऊपर ना नीचे, तो ये स्टेशनरी रुका हुआ दिखेगा आपको ग्राफ। सो क्या बोलता है, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आज तक मैं आपको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ाई कि वेजिटेटिव फॉर्म में, स्पोर फॉर्म में ख़त्म करने के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। भाई वो कब बनता है स्पोर फॉर्म, वो क्या होता है एंडोस्पोर। तो इसी फेज में जब उन लोगों को कई बैक्टीरिया जिनको खाना नहीं मिल पा रही थी इस कल्चर मीडियम में, वो क्या करता है कि एक अपने अंदर इंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। अब इंडोस्पोर क्या है कि खाना जब नहीं मिल रहा है तो वो बिना खाना के भी जिंदा रह लेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं इसको खाना दूंगी ये दोबारा से अपने फॉर्म में आ जाए। ध्यान रखने वाली बात इतना है कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन कब होता है, स्टेशनरी फेज में, जब न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं तो। और एंडोस्पोर क्या करता है, जैसे ही दोबारा फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा फिर से वो अच्छा बैक्टीरिया बन जाएगा। लास्ट आ जाता है हमारा डेथ फेज। डेथ फेज में पूरी न्यूट्रिएंट खत्म हो गई है, नंबर ऑफ डाइंग सेल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, डिवाइडिंग नंबर से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मरने लगेंगे, और द ग्राफ जो है प्लॉटेड शो डिक्रीज। ये है डेथ का फेज। तो इस तरह से ग्रोथ कर्व था हमारा, जिसमें लैग, लॉग और स्टेशनरी एंड लास्ट में डेथ देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, तो लिखना पूरा चीज़ इसमें होगा। सो फैक्टर कौन कौन से है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को इस तरह से ग्रोथ नॉर्मली इस तरह से नहीं ग्रोथ होने देगा। तो वो जो फैक्टर है, सबसे पहले फिजिकल फैक्टर आता है जिसमें टेम्परेचर को देखेंगे। तो टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर वाला वीडियो अलग भी होगा, टेम्परेचर, मॉइस्चर और बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगी, जिससे टॉपिक ये चैप्टर हमारा जल्दी खत्म हो। सो इसमें पहला आता है साइक्रोफिल्स। साइक्रो का मतलब होता है कोल्ड, वो टेम्परेचर वाला में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि 3 से 4 डिग्री सेल्सियस उनको ग्रोथ होने के लिए चाहिए, जो कि ओशियन फ्लोर पे बेसिकली पाया जाता है। थर्मोफिल्स एक ऐसा है जो कि ऑपरेटिंग रेंज जो है वो 40 से 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये अब थर्मोफिल्स मीन्स कि हॉट चीज़ों से इसको लव रहेगा। तो ये कहाँ पाया जाएगा, हॉट स्प्रिंग, ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये दोनों के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो ये इनको ग्रोथ करने के लिए अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो फिर उतना बॉडी का टेम्परेचर नहीं है तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट मीजोफिल आता है, यही पैथोजेनिक होता है क्योंकि ये जो है वो 20 से 45 डिग्री सेल्सियस पे ये ग्रोथ करेगा। ऑप्टिमल अगर देखें 37 डिग्री सेल्सियस पे, मीन्स क्या, हमारे बॉडी का टेम्परेचर है ये, तो यहाँ पे ये ग्रोथ कर जाएगा। माइक्रोब्स कैन बी थ्राइव, यहाँ पे थ्राइव है कि मतलब वो बढ़ेगा। वेल इन अ वार्म ब्लडेड एनिमल, ये हम लोगों का ब्लड का टेम्परेचर होता है तो ये हमारे लिए पैथोजेनिक होता है, या फिर कई हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। अब इकोलाई हमारे गट में रहता है, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। या फिर अगर यूरिनरी का अगर ट्रैक में चल जाए तो ये यूटीआई कॉज करेगा, वो बात की बात है। लेकिन ये सब जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे जिंदा रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो टेम्परेचर फिजिकल फैक्टर में आएगा कि मीन्स कि अगर इनको इनके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं मिली तो इनका जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है पीएच रिक्वायरमेंट। तो कई जो है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि न्यूट्रो मीन्स न्यूट्रल 7 पे ये ग्रोथ करेगा। एसिडोफिल्स जो कि उनको जो पीएच चाहिए वो 5 से नीचे होना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में जब कोलोनाइजेशन में पढ़ाई थी तो एप्पल के थ्रू मैं समझाई थी कि हमारे बॉडी में आता है तो इसको पीएच टेम्परेचर सब सही होना चाहिए तभी ये ग्रोथ करेगा। तो वही अगर इतना पीएच नहीं मिला ये फिर नहीं ग्रोथ कर पाएगा, इसका ग्रोथ कर्व इस तरह से नहीं जा पाएगा। कुछ एल्कलीफिल्स होते हैं, मतलब अल्कलाइन 9 अगर पीएच रहेगा 9 पीएच रहेगा तब ये ग्रोथ कर पाएगा, जैसे कि है हेलोहोडोस्पाइरा
कैलोरीज, जो कि इसको इतना पीएच पे ग्रोथ कर पाता है। आता है जो कि ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में बेसिकली कंसंट्रेशन से रिलेटेड, आप नहीं जानते हो तो मैं नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ाई थी, वहाँ आप पढ़ के ही माइक्रोबायोलॉजी में आए हो। सो यहाँ पे क्या है, हेलोफिल्स जो है वो, हेलो मीन्स क्या होता है, सॉल्ट। चीटियाँ आ रही है क्योंकि वो प्रसाद की वजह से। सो हेलोफिल्स मीन्स क्या होता है, सॉल्ट। कई बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिक्वायर होता है ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सॉल्ट NaCl के फॉर्म में होना चाहिए। अगर एग्जांपल देखें तो विब्रियो कोलेराई है, अगर इसको इतना नहीं सॉल्ट, अच्छे सॉल्ट नहीं मिलेगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, फिर इसका ग्रोथ कर्व ऐसा नहीं बन पाएगा, ये ग्रोथ अच्छे से नहीं शो कर पाएगा। नेक्स्ट आता है नॉन हेलोफिल्स। ये क्या है, जिसको मतलब कम सॉल्टिनिटी चाहिए, बिलो, जैसे कि इकोलाई जो कि हमारे इंटेस्टाइन में रह लेता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर इसको हम लोग बहुत ज़्यादा सॉल्टिनिटी अगर दे दो तो ये भी मर सकता है। ग्रोथ के लिए इनको सही फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है न्यूट्रिशनल फैक्टर। अब किसी को भी रहने के लिए खाना तो चाहिए, माइक्रोब्स है तो क्या हुआ, खाना तो चाहिए, तभी तो ये एनर्जी ले पाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए एनर्जी, एलिमेंट, विटामिन एंड वाटर चाहिए होता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल फैक्टर है, pH है, ऑस्मोटिक में हम लोग NaCl देखें, और न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन जो एनर्जी, विटामिन, वाटर, इसको भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो ग्रोथ अफेक्ट हो। सो इतनी सारी चीज़ें ग्रोथ थी। एक न्यूट्रिशन भी हमें माइक्रोब्स का देखना है, ये उतना भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम इसका कंटेंट है। सो न्यूट्रिशन मतलब खाना कहाँ से रहेगा, क्योंकि देखिए कि जिंदा रहने के लिए, इसको ग्रोथ करने के लिए खाना चाहिए। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया का, बेसिकली कैसे वो एनर्जी को एक्वायर करता है, फूड को एक्वायर करता है, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो 2 टाइप्स का होता है। ऑटोट्रॉप्स, देखिए ऑटो का मतलब होता है खुद, और ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। एक होता है ऑटोट्रॉप्स, खुद से खाना बनाना, और एक होता है हेटरोट्रॉप्स। हेटरो मतलब अदर, और ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन, मतलब अदर चीज़ों से अपने न्यूट्रिशन को लेना। तो ऑटोट्रॉप्स में एक फोटो ऑटोट्रॉप्स आता है और कीमो ऑटोट्रॉप्स आता है। जैसे आप प्लांट वाला में 11th क्लास में पढ़े थे, तो सिंपल सी है। फोटोट्रॉप्स में क्या होता है कि आप प्लांट के लिए देखे थे कि वहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। तो अब ये अगर लाइट से करेगा तो इसके पास भी कोई पिगमेंट होना चाहिए, तो इसके पास पिगमेंट होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ये किस में होता है, तो पर्पल ग्रीन जो बैक्टीरिया है, फिर साइनोबैक्टीरिया होता है, इसमें ये पिगमेंट होता है। ये कैसे बेसिकली क्या करता है, जैसे प्लांट कैसे खाना बनाती है, CO2 और H2O मिलता है तो C6H12O6, और यहाँ पे एनर्जी का जो भी फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे O2, क्योंकि ये वाला बैक्टीरिया में पर्पल ग्रीन में H2A सल्फर रहता है, तो ये यहाँ O2 के जगह पे सल्फर निकलता है और फिर एनर्जी के फॉर्म में इसे खाना मिल जाती है। साइनोबैक्टीरिया ये प्लांट जैसा ही होता है, यहाँ पे ये H2O ही रहेगा, जैसे इसमें सल्फर होता है लेकिन इसमें H2O ही रहता है, और लास्ट में O2 मिलेगा। तो इस तरह से इन लोग, और फिर एनर्जी जो मिलता है इससे खाना इन लोग एनर्जी ले पाता है। नेक्स्ट आता है कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप में केमिकल ऑब्टेन देयर नरिशमेंट, केमिकल के फॉर्म में कैसे, ये वाला यूनिट 1 में मैं पढ़ाई थी, जब आपको ये नाइट्रोजन साइकिल में बताई थी। वहाँ पे क्या था कि कैसे ये बनाता है कि ये जो है वो नरिशमेंट के लिए ये NH4 को जो है वो ऑक्सीडेशन करके उसे NO2 नाइट्राइट में बदलता है, और इससे एनर्जी मिलती है, जिससे एनर्जी ले लेता है। कई जो होते हैं वो NO2 जो नाइट्रेट है उससे नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करके एनर्जी लेंगे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। तो ये जो है, और यही प्रोसेस इंपॉर्टेंट था नाइट्रोजन साइकिल के लिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ आप यूनिट 1 देखिए, वहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल में बताई थी। नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स क्या है, दूसरे से लेना खाना। तो उसमें आता है सबसे पहले सेप्रोट्रॉप। सेप्रो का मतलब डिकम्पोजेज, मतलब सड़ा गला। कैसे याद रखना है, एस से सड़ा गला, जो आप हिंदी में समझोगे, और उसका इंग्लिश होता है डिकम्पोजेज, मतलब कि सड़ी गली चीज़ों से अपनी खाना को लेना। दे फीड ऑन एडेड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सड़े गले चीज़ों से अपने खाना को लेना। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक। बेसिकली हमारे अंदर रख के जो पैथोजन है, डिजीज कॉज करवाते हैं, तो वही है। दे टेक अ देयर नरिशमेंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कॉज अ डिजीज। डिजीज कॉज करवाता है, मतलब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से नरिशमेंट लेता है, और डिजीज भी कॉज करवाता है। दे कैन फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट, इसका मतलब क्या है, आगे भी मैं बताऊँगी। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है कि या तो हमारे बॉडी के अंदर गया तो ठीक है, खाना ले लेगा, अगर बाहर भी रहा तो भी ये जिंदा रह जाएगा। लेकिन ऑब्लिगेट जो होते हैं वो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ही रह पाएगा, अगर बाहर गया तो वो मर जाएगा। ऑब्लिगेशन मतलब हमारे बॉडी पे ही, सिर्फ हमारे बॉडी से ही नरिशमेंट ले पाएगा। सो ये था ऑब्लिगेटिव और फैकल्टेटिव पैरासाइटिक में हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रहना। बेसिकली क्या है कि ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म बट डू नॉट हार्म देयर होस्ट। बहुत दोनों के लिए जो बेनिफिशियल होता है। बहुत बार एग्जाम्पल हम लोग सुने, राइजोबियम जो कि पौधे को अमोनिया देता है और खुद वहाँ से
खाना लेता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रह रहा है। इक्वलाई जो हमारे गट में रहता है ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा और हम लोग इसको खाना देते हैं। गुड बैक्टीरिया ही रहता है बेसिकली। यूरिनरी ट्रैक में चला जाए तो यूटीआई कॉज करवाएगा, तब ये हार्मफुल हो गया, वो बात की बात है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन ऑफ वायरस का न्यूट्रिशन कैसा होता है, क्योंकि बेसिकली न्यूट्रिशन तो हम लोग माइक्रोब्स का भी देखेंगे ना, जैसे हम लोग ग्रोथ में थोड़ा सा माइक्रोब्स का देखें तो ये रिलाई करता है होस्ट सेल न्यूट्रिशन फॉर एप्लीकेशन। मतलब कि इसका उतना अच्छे से बुक में भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये भाई हम लोग उससे खाने लेते हैं, हम लोग को मैसेंजरी से। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले वो मतलब सिम्बायोटिक, ऐसा कुछ नहीं। ये जिसके अंदर जाएगा उसी से बेसिकली ये खाना लेता है, उसी के अंदर रेप्लिकेट करता है। बेसिकली खाना लेता है ये रेप्लिकेट ही करता है। इसके अंदर कोई भी इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट सबका नहीं होता है। सो ये आप ध्यान रखिएगा कि हम लोगों से जाके सिर्फ ये रेप्लिकेट। नेक्स्ट एक दो और का देख लेते हैं, फंजाई का न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइटिक मीन्स क्या? सड़े गले चीज़ों से लेगा। पारा मीन्स किसी के बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और सिम मीन्स कि एक को, ये सब एग्जाम्पल है। ये बेसिकली पार्ट 1 में क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मैं बताई थी। तो सेप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल म्यूकोर है, पैरासाइटिक का कैनिडिडा, और म्यूचुअलिस्टिक का जो लाइकेंस होता है एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के बीच का जो रिलेशन, उससे खाना दोनों के लिए लाभफुल जो होता है वो चीज़ें। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटोजोआ में कैसे है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक है, बेसिकली दूसरे से खाना लेगा। हेट्रो अदर, और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन दूसरे से लेगा। तो इसमें फैगोट्रॉफी होता है, और फैगोट्रॉपी बहुत हम लोग जानते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में इंजेस्ट कर लेना, तो इंजेस्ट कर लेगा, सो फैगोट्रॉफी कहलाएगा। पिनोसाइटोसिस ये भी हम लोग जानते हैं फिजिक्स से ही। इसमें क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में लिक्विड चीज़ों को, डिजॉल्विंग चीज सब्सटेंस को इंजेस्ट करना, तो ये पिनोसाइटोसिस कहलाता है। ऑस्मोट्रॉफी एक है जिसमें कि ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट से लेना, वो ऑस्मोट्रॉफी कहलाता है। तो यही था बेसिकली हमारा ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। ये बड़ा था, इसीलिए मैं कोलोनाइजेशन को बहुत छोटा में ही ख़त्म कर दी थी, और आपको बोली थी कि ये टॉपिक बड़ा है तो अच्छे से मैं समझाऊंगी। सो होपफुली ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसका नोट्स आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिलेगी। नोट्स का सारा इन्फॉर्मेशन मैं बताई हूँ कि जितने भी सिलेबस का टॉपिक है सारा उसमें रहेगा, कैसे एग्जाम में लिखना, सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट रहेगा, साथ ही साथ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जैसा, उसका आंसर भी कहाँ पे क्या चीज़ें शामिल करना है, जो कि आप परचेस कर सकते हो व्हाट्सएप से। नंबर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से भी क्लिक करके पहुँच सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है अगली वीडियो आपको नहीं समझ में आए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं छूट पाए, इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। चाहे वो बुक कौन सा खरीदना चाहिए, कैसे एग्ज़ाम देना, ये सारी चीज़ें मैं टिप्स ट्रिक्स हमेशा आपको देती रहती हूँ। आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।